Hello friends, today we are going to discuss chapter 3 of NCERT class 8th civics. See, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे जिस पे मैंने पार्लियामेंट का बेसिक क्या होता है वो डिस्कस किया था. वो 12 मिनट्स की वीडियो, प्लीज़ वॉच इट. अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट और मेकिंग ऑफ लॉज, ये हम पूरा कंप्लीट इस को हम पढ़ेंगे. ओके, सो देखिए, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज. पार्लियामेंट मैंने जैसे कि पहले उस वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट क्या है. पार्लियामेंट एक हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी है. लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स पार्लियामेंट क्या है. पार्लियामेंट हमारी गवर्नमेंट की हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी है. लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स व्हाट? लॉ मेकिंग बॉडी. ये लॉज बनाती है. ठीक है, तो इसीलिए इसका टाइटल क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज. सी, किसी भी चीज़ को अगर ये टाइटल आप पढ़ रहे हो तो इस टाइटल के मतलब को भी बहुत ही अच्छे से आप समझिए, ये बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए पार्लियामेंट जो है हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट, एंड legislative means law making body. That is why the name of the chapter, the title of the chapter is parliament and the making of laws. parliament ही laws बनाती है. अब देखिए, पार्लियामेंट की एक डेफिनेशन दूसरी है यहाँ पे. इस डेफिनेशन को आप देखिए. द ग्रुप ऑफ पीपल who are elected to make and change the laws of a country. कुछ लोग, जिसको हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को इलेक्ट किया जाता है. इलेक्ट मतलब उनका इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए, और वो हमारी कंट्रीज़ के लॉ को चेंज करते हैं. हमारी कंट्री में कोई लॉ की अगर ज़रूरत है तो उसे बनाते हैं. उसी को हम लोग संसद भी कहते हैं. अच्छा, संसद जो है कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में. ये देखिए, ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है. पहले हम अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कुछ टाइम पहले, जो है हमारे पार्लियामेंट जो है वो चेंज हुआ है. पार्लियामेंट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू रीड. वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी. हमें अपने इंडिया पे गर्व है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं. अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हमने पार्लियामेंट का तो मतलब देख लिया कि पार्लियामेंट क्या होता है. कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को इलेक्शन में इलेक्ट करता है. इलेक्शन में कौन इलेक्ट करता है? हम नागरिक, सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्शन में कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है. और वो क्या करते हैं? हमारी कंट्री के लिए लॉज में अगर कोई चेंजेस लाना है तो लॉज में चेंजेस लाते हैं. कोई न्यू लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्यों न्यू लॉज भी फॉर्म करते हैं. ये है पार्लियामेंट. बेसिक अगर लिटरल मीनिंग को समझें तो ये है. नाउ डेमोक्रेसी. What is democracy? A system in which the government of a country is elected by the people. लोकतंत्र मतलब, डेमोक्रेसी मतलब क्या? कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को कौन चुने? आम नागरिक चुने. जैसे हमारी इंडिया में अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को चुनना, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी. जैसे इनको चुना गया तो इनको कौन चुना? इनको हम नागरिक ने चुना. अभी 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें और जून में, उन इलेक्शंस में हम नागरिक जो 18 साल के ऊपर लोग थे वो लोग वोटिंग करने गए और उन्होंने जो है चुना. तो इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी. अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. जहाँ पे गवर्नमेंट को कौन चुने? आम नागरिक चुने. किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो अगर अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स, पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी, ये दो वर्ड अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं? डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को कौन चुने? वहाँ के नागरिक चुने. और उन्हीं चुने हुए नागरिक को जो लॉज बनाते हैं या लॉज में जो चेंज लाते हैं वो कहाँ पे होता है? वो पार्लियामेंट में होता है. ठीक है, अब देखिए,
पार्लियामेंट, अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग में कोई भी कंट्री में कोई लॉ बनाना है या कोई डिसीजन लेना है तो उसमें कैसे आम नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, पार्लियामेंट जो है, एक पार्लियामेंट का एक और रोल है, इसको देखिए, पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की वजह से पार्लियामेंट इनेबल करती है, जो नागरिक हैं उनको क्या इनेबल करती है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो, कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, सिटीजन मतलब जो हम आप जैसे लोग, वो भी पार्टिसिपेट कर सके उस डिसीजन में। ये काम कौन, ये पार्लियामेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से दो रोल इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट कि इनेबल्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग and control the government. I hope you have understood this one thing. Okay. Now next page. Why should people decide? अब people मतलब लोगों को, नागरिक को क्यों ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि वो क्यों पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, उनका क्यों ज़रूरत है कि वो इंडिया के में कोई लॉ बने तो उसमें उनका भी एक तरह से होना चाहिए, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, इसको मैं होल पैराग्राफ तो आई विल नॉट गोइंग टू रीड, आई विल टेल you the important things, important points which are written here. I will discuss that. Okay. देखिए, हमारी जो इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुई, 15 अगस्त 1947, सभी को पता है। अभी रिसेंटली 15 अगस्त मनाया अपने इंडिपेंडेंस डे। उससे पहले क्या था, हमारी कंट्री में किसका रूल था, उससे पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था। जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे कंट्री में तो उस टाइम पे लोगों को जो है फ्रीडम नहीं मिलती थी, इक्वालिटी नहीं मिलती थी, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। वो उनके हमारे ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का पूरा रूल था और हम ब्रिटिशर्स से कुछ कहते थे तो वो हमारी बात को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, सरकार उन्हीं की थी, वो हमारी सुनती नहीं थी। ऐसी हिस्ट्री हमारी थी। अब ऐसी हिस्ट्री में सब आप बताइए कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो उस टाइम पे हम चाहेंगे ना कि ऐसे गवर्नमेंट बने जो कि तानाशाह ना बने, जो कि आम नागरिक को की बातों को सुने, उनकी भावनाओं को समझे और जो आम नागरिक की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत थी। ठीक, तो इसीलिए जो है अब उस टाइम पे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी थी, 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो उसने डिमांड भी रखी कि कुछ मेंबर्स को इलेक्शन, मतलब हमारे जो इंडिया मतलब जो हमारे कंट्री के मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाए लेजिस्लेचर में, उनको भी बजट को डिस्कस करने का अधिकार दिया जाए, क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया एक 1909 में, जिसने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया कि ठीक है, आप भारतीयों में से कुछ लोगों को हम अपनी गवर्नमेंट में शामिल करेंगे, लेकिन उनके पास कुछ ही अधिकार होंगे, सारे अधिकार नहीं दिए उन्होंने। ठीक, तो ऑल अडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो कॉलोनियल रूल में, कॉलोनियल मतलब जब वही ब्रिटिशर्स या बाहर की जो कंट्रीज हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तो जो पार्टिसिपेशन था डिफरेंट पीपल का इन द स्ट्रगल वो लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। तो इसी कॉलोनियल रूल जो हमारा पास्ट था वो ऐसा पास्ट था जिसमें हमने इनइक्वालिटी को देखा, हमने लैक ऑफ फ्रीडम देखी, हमने नॉन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग देखा कि जहाँ पे भारतीय लोग जो हैं वो कोई भी डिसीजन में, अपने कंट्री के डिसीजन में उनके पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। जो भी ब्रिटिशर्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा तानाशाही रूल करते थे, उनको जो मनाता था वो रूल ले आते थे। तो ऐसे पास्ट को देखते हुए हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट तो बनेगी, सरकार तो बनेगी, लेकिन वो सरकार ऐसी होगी जो नागरिक, आम नागरिक की नीड्स को, एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करे। तो वो कैसे होगा, वो तभी पॉसिबल है जब उस सरकार को कौन चुने, उस सरकार को इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में
आम नागरिक जो भी 18 साल से ऊपर हो वो लोग चुने। जैसे सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप ही के लेवल का, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। आपके क्लास में मॉनिटर बनना होता है। अब वो मॉनिटर जो है कौन चुनता है? क्या वो मॉनिटर अपने आप टीचर चुन देती है, या वो मॉनिटर अपने आप खुद बन जाते हैं? नहीं, टीचर जो होती है वो क्लास के स्टूडेंट्स में पूछती है, देखती है कि हाँ कौन बेटर है जो उस मॉनिटर बनने के लायक है। हो सकता हो आप लोगों से भी हर बच्चे से पूछा जाता हो कि कौन मॉनिटर बनाने के लायक है, तो आप लोग वोटिंग करते हो कि मैम मतलब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में ये इसको मॉनिटर बनाया जाए, इसको डेप्यूटी मॉनिटर बनाया जाए। तो आप जब खुद उसको चुनते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है, ना कि अपने आप से अगर टीचर ने किसी को मॉनिटर बना दिया और वो टीचर का ही फेवर करने लगा और किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर करने लगा जिसके साथ उसकी दुश्मनी हो, तो ये गलत हो जाता है। इसी तरह ये डिसाइड हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे भारत में जो भी सरकार बनेगी उसको कौन चुनेगा? उसको आम नागरिक चुनेगी। ओके, तो सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demand. जो गवर्नमेंट हो वह ऐसी बने जो लोगों की नीड्स को और लोगों की डिमांड्स को के लिए सेंसिटिव हो, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को, इसी चीज़ को लाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत जो है वो लिखा गया। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये क्या होता है। कि मतलब जो भी एडल्ट मतलब जो भी 18 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर होंगे, मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 जिसने कंप्लीट कर लियो, ठीक है, तो वो लोग जो भी एडल्ट सिटीजन्स होंगे, नागरिक होंगे किसी भी देश के, उनके पास राइट टू वोट है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि एडल्ट लोगों के पास अधिकार है वोट करने का अब इलेक्शंस में। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ओके, तो अब हमने सबसे पहले देखिए क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और पार्लियामेंट जो है वो कैसे, उसके दो क्या फंक्शंस हैं, वो हमारी नागरिक को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन में इनेबल करती है और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है। ये कैसे है, ये हम आगे जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे पार्लियामेंट के ये दो रोल करती है। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई क्यों लोगों को क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट खुद चुनने की, क्यों, तो ये इसका हमने आंसर इस पेज पे देखा। नाउ नेक्स्ट को पेज, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोग और उनका खुद का, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई प्रतिनिधित्व। ठीक, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी का जो टेक ऑफ पॉइंट क्या है, वो आइडिया ऑफ कंसेंट, मतलब डिज़ायर, अप्रूवल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि एक तरीके से हम कंसेंट दे रहे हैं, मतलब हम अपनी हामी भर रहे हैं किस चीज़ में, कि हाँ ये इंसान जो है वो हमारी जगह, हम पूरे नागरिक की जगह डिसीजन ये लेगा, इसका अधिकार हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोग ही डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए डिसीजन लेगी, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि सिटीजन्स के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स के बिहाफ पे कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेना। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव हुए। अब इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या हुआ है, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या हुआ, द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। देखिए किसी भी कंट्री में वहाँ के जो नागरिक हैं, आम पब्लिक, आम जनता, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
In principle, the government as well as the other public student need to have the trust of these citizens. तो इसीलिए अब भाई जब आम जनता के लिए ही, आम जनता के ऊपर ही तो सरकार रूल कर रही है, और इसलिए सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि आम जनता जिस पे भरोसा कर सके। जैसे सपोज़ हम इस बार बीजेपी इलेक्शन में एनडीए जो है वो विन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं, हमारे कंट्री के जो लोग हैं उसमें मोस्टली या मैक्सिमम पर्सन जो है वो इस सरकार पे भरोसा करते हैं। इसलिए जो है ये इलेक्शन में दोबारा से जीती, क्योंकि इलेक्शन में वोटिंग अधिकार किसके पास था? हम आम जनता के पास था। जो भी 18 से ऊपर थे, 18 या उम्र जिसको अटेन कर लिए थे, उन्होंने ही खुद चुना इस सरकार को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको इस सरकार पे भरोसा है, तभी तो उसको दोबारा से गवर्नमेंट बनाया। यही बेसिक जो है प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, लोग कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं? तो वो इलेक्शंस के थ्रू। जैसे कि इस बार 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें आपने देखा, पीपल वुड elect their representative to the parliament. One group from among these elected representative forms the government. लोग जो है पार्लियामेंट में के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब पार्लियामेंट के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और उस पार्लियामेंट में जिसने जो पार्टी, जिसको हम एमपी भी कहते हैं, एमपीज़, तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमपी, जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमपी, मैक्सिमम एमपी जीतते हैं, वो पार्टी क्या बन जाती है? वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? कि जैसे सबसे पहले इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस में लोगों ने क्या किया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुने, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज़ चुने गए हैं, वो पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी जो है वो उस इलेक्शन को जीत जाती है और वो ही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो दिस इज रिटन इन दिस पेज। नाउ हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैं जस्ट आपके थोड़े नॉलेज के लिए इसको डिस्कस कर दे रही हूँ, अदरवाइज़ इसका बहुत ज़्यादा अभी ऐसा है नहीं। देखिए, यूज़ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? मतलब कि किसी भी एरिया के लोग, मतलब हमारी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं और उनमें से हम लोग चुनते हैं। ठीक है, the district and the resident of a district who elect a legislature or an official. ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिस्कस कर लिया है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इस पेज में एज सच कुछ खास नहीं है। ये देखिए, बिल्डिंग देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद जिसे कहते हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, yes, the parliament of India, संसद, is the supreme law making institution. ये जो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये क्या है? ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको समझिए। ये क्या है? ये सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, सुप्रीम लॉ मेकिंग, जहाँ पे लॉज बनते हैं। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे लोग लॉज बनाते हैं। अब इसमें क्या है? इसके अंडर, पार्लियामेंट के अंडर, हमने जो बेसिक वाली वीडियो बनाई थी, उस बेसिक वाली वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि पार्लियामेंट के अंडर कौन कौन आता है। पार्लियामेंट के अंडर 3 लोग आते हैं। पहला तो प्रेसिडेंट, और दूसरा जो है 2 हाउसेस। 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, जिसमें 250 मेंबर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बेसिक वाली वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। और जिसको चेयर कौन करता है, मतलब जिसका हेड कौन करता है, जैसे देखो ये तुम्हारा, ये जो
फोटोग्राफ दिख रही है, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा की बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेड की तरह मेन बैठते हैं ना, जो इसको चेयर करते हैं, राज्यसभा में जो चेयर करते हैं वो कौन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है, हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम लिख रखा है। इस टाइम पे करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ है। यहाँ के इसका देखो, ये जो चेयर्स बनी हुई है ना, तो इसका मतलब इसमें टोटल जो इस मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 की। और लोकसभा, जिसको हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, इसको हम काउंसिल्स ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसको हम लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसमें 543 जो है टोटल मेंबरशिप है। और इसमें जो यहाँ पे जो हेड बैठते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पीकर। और इस टाइम पे स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ये राज्यसभा, ये लोकसभा। राज्यसभा के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है, लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 543 है। इसमें जो हेड बैठते हैं, जो चेयर करते हैं, जो मीटिंग होती है उसमें जो एक तरह से उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जगदीप धनखड़ इस टाइम पे करंटली है। और यहाँ पे जो बैठते हैं वो स्पीकर होते हैं, वो ओम बिरला लोकसभा में। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ में। पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया, अब हमारा आता है नेक्स्ट चीज़, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है, ओके। पार्लियामेंट कब क्रिएट की गई, 1947 के बाद क्रिएट की गई। ये क्या है, एक तरह से लोगों का विश्वास है पार्लियामेंट के ऊपर कि ये डेमोक्रेसी को के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करेगी। द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक। तो पार्लियामेंट का जो रोल है वो यही है कि लोग जो है हमारी कंट्री के लिए कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कोई लॉ बनाना है, तो उसमें आम नागरिक भी पार्टिसिपेट करे। कैसे करेगी, अपनी खुद की पसंद के गवर्नमेंट को चूज़ करके, और वो गवर्नमेंट उनके बिहाफ में, लोगों के बिहाफ में लॉज बनाएगी, ठीक है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब क्योंकि यहाँ के जो मेंबर हैं उनको लोगों ने ही चुना है, तो एक तरह से वो आम लोगों को ही चुन रही है, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के लिए, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ कहते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनको एमएलएज़ कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, ठीक है। लोकसभा में इलेक्शन जो होता है, मतलब मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो हर 5 साल में होता है, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती है वो, और वहाँ पे फिर इलेक्शन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को, एक पर्सन को चुना जाता है पार्लियामेंट के लिए। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ से लोग जो है वो खड़े होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें से जो लोग जो हैं, हम आम नागरिक जिसको चुनते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ओके। तो ये हो गया पार्लियामेंट का रोल। ये देखिए, एक यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रिजल्ट 17th लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसमें ये डिफरेंट पार्टीज़ थी। इन डिफरेंट पार्टीज़ में के बहुत सारे मेंबर्स लोग खड़े हुए चुनाव में, और उन्होंने बोला कि भाई हमको चुनिए, हमें वोट दीजिए, ताकि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना। जिसमें कि बीजेपी पार्टी से 303 एमपी जीते, नेशनल कांग्रेस से 52 लोग एमपीज़ जीते। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स जीते वो बीजेपी के थे ना, 303। इसीलिए 2019 के जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में गवर्नमेंट किसकी बनी, उस इलेक्शन में गवर्नमेंट बीजेपी की बनी, ओके। ये चीज़ एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है ना। यहाँ पे देखिए, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही लोगों को इलेक्शन हो जाता है और जो जीत जाता है वो एमपी बन जाता है, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है, और यही एमपी जो है मिल के सब क्या कहलाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। और इलेक्शन जो होता है वो पार्लियामेंट का वो होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसका पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म, पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट।
अभी हमने देखा कि हमारे पार्लियामेंट में के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इलेक्शंस होता है और उसको आम नागरिक हम लोग चुनते हैं, और जिनको भी हम चुनते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, और जो भी पार्टी के लोग ज़्यादा जीतते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना लेती है। तो इसका मतलब कि पार्लियामेंट का एक और क्या फंक्शन है, नेशनल गवर्नमेंट, सरकार को चुनने का भी फंक्शन पार्लियामेंट निभाती है। ठीक है, ओके। फिर दूसरा इसका फंक्शन देखिए क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, उसे गाइड करना और उसको कुछ जगहों पे इन्फॉर्म करना, ये भी रोल क्या होता है, ये पार्लियामेंट का ही रोल होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। ये हमने 2 रोल देख लिए, एक रोल नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना और दूसरा कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। ओके, सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने अभी स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो इंडिया के पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन लोग कंसिस्ट होते हैं, पार्लियामेंट किससे बने होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो एमपीज, जो हर पॉलिटिकल पार्टी से एमपी चुने जाते हैं फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लीजिए बीजेपी है या ये सीपीआई है, आईएनसी है, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम दिए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है, तो उसमें क्या होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। उनके जो एमपीज़ जो उनके पार्टी से चुने गए हैं वो ज़्यादा नंबर में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए बीजेपी के एमपी कितने चुने गए, 116। ये 15th लोकसभा 2019 के इलेक्शन की, 2009 के इलेक्शन की बात है। और उसी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने थे इलेक्टेड एमपीज़, 206। तो इसीलिए जो है उस टाइम पे 2009 में किसके एमपीज़, किस पार्टी के एमपीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी के जो एमपी हैं वो ज़्यादा लोगों ने चुने। तो इसलिए 2009 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें गवर्नमेंट किस पार्टी की बनी, कांग्रेस की बनी। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पार्लियामेंट का काम क्या है भाई, एमपीज़ को चुनना, मतलब एमपीज़ उसमें के चुने जाते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं वही लोग गवर्नमेंट बना देते हैं, वही पार्टी गवर्नमेंट बना देती है। अब सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 543 वहाँ पे मेंबर्स लोकसभा में चुने जाते हैं। तो मेजॉरिटी होने के लिए अब देखिए किसी भी पार्टी की 543 मान लीजिए उस लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब इतने सारे 543 एमपी को चुना जाता है। अब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी पाने के लिए उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा 272। ठीक, तो किसी भी पार्टी को 271 आएगा प्लस 1 और। ठीक है, तो किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उस पार्टी के एमपी 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा जो है एमपीज़ होने, मतलब मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स, इतने तो मेंबर्स होने ही चाहिए एटलीस्ट। अगर इतने मेंबर्स नहीं उस पार्टी के हुए हैं तो फिर क्या होता है, कोलिएशन होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है। ये देखिए यहाँ पे एक टर्म है कोलिएशन, मतलब 2-3 पार्टियाँ आपस में कोलिएशन बनाती हैं, आपस में यूनाइट हो जाती हैं और वो मिल के कहती हैं कि ठीक है हम 2 पार्टी या 3 पार्टी मिल के गवर्नमेंट बना लेती है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है। मेजॉरिटी होना का मतलब 272 उस सिंगल पार्टी से एमपीज़ का होना। ठीक, और जो भी इसके अलावा बची हुई पार्टी जो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे एमपी जो है 206 कांग्रेस के ज़्यादा थे, फिर उसके बाद बीजेपी के थे, तो कांग्रेस के ज़्यादा थे तो इसने तो कुछ कोलिएशन करके गवर्नमेंट बना ली, और फिर बची हुई पार्टी जिसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं वो क्या बना ली, वो अपोजिशन बन गई। वो क्या बन गई, अपोजिशन बन गई। Opposition in parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party.
जो कि मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स नहीं होते हैं वो अपोजिशन बना लेते हैं। तो द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इट कॉल अपोजिशन पार्टी। देखो अब किसी भी चीज़ में एक तो गवर्नमेंट हो गई और एक हो गई अपोजिशन पार्टी। गवर्नमेंट मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी और अपोजिशन मतलब उसके बाद ये दोनों मिलके लोकसभा चला रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ये अपोजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अपोजिशन की नीड इसलिए है कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई अपने आप कोई बड़े बड़े डिसीजन लेते जा रहा है तो अपोजिशन एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है। मतलब अपोजिशन सवाल उठाता है कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे गलत है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी एक अच्छी फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्री की एक अच्छी फंक्शनिंग हो तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन होते हैं। 3 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है ऑर्गन, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन हमने बताया था। इस लेजिस्लेटिव ऑर्गन में हमारा पार्लियामेंट आता है जो लॉ बनाता है, और इस पार्लियामेंट में हमारा कौन आता है, 3 चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा गवर्नमेंट बनाने के लिए, पार्लियामेंट यहाँ से गवर्नमेंट बनती है जो मेजॉरिटी पार्टी होती है। अब इसी मेजॉरिटी पार्टी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पार्ट होते हैं। ठीक, 3 ऑर्गन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर कौन कौन आता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो पार्टी सबसे ज़्यादा नंबर से जीतती है वो गवर्नमेंट बना लेती है, और उसी गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। आई होप ये इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करने में भी होता है। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स who work together to implement the laws made by the parliament। ओके, तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया, कोई भी लॉ बनाया, उस लॉ को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक, ये हो गया पार्लियामेंट का। जैसे पार्लियामेंट ने सपोज लॉ बनाया जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, कि डिज़ास्टर कोई आता है तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशंस ये सब लेना चाहिए, तो ये पार्लियामेंट ने उसके लिए डिज़ास्टर मतलब लाइक कोई भी कुछ भी अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स एंड ऑल। ठीक, तो कोई भी अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट मतलब लॉ। ठीक, पार्लियामेंट में ने ये लॉ बनाया। अब सपोज़ केरला में जैसे बाढ़ आ गई या उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई, तो इसी लॉ के अंदर, इसी लॉ के तहत एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस लॉ को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। आई होप यू अंडरस्टूड। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है, पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव को क्या काम है, उसी लॉज को सही से इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है जिसने गवर्नमेंट बनाई है, उसका जो लीडर होता है वो क्या बन जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और फ्रॉम द एमपीज़, उसी पार्टी के कुछ एमपीज़ जो हैं वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। कोई भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जैसे मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये सब किसका, ये एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हुआ। ठीक, फिर से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, और ये कोलिएशन गवर्नमेंट जो है ये मैंने ऑलरेडी समझाया कि मान लीजिए कोई पार्टी है, उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, तो मेजॉरिटी के लिए उसको 272 मेंबर्स जो हैं उसके एमपीज़ जो हैं वो होने चाहिए। अगर उस इलेक्शन में 272 एक कोई सिंगल पार्टी
मेंबर्स को नहीं चुन पाती है तो फिर वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेती है, कोलिएशन कर लेती है और फिर बनती है एक कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसे कि इसी बार के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में देखिए, बीजेपी सिंगल जो पार्टी थी उसको मैक्सिमम 272 उसके मेंबर्स नहीं, एमपीज़ नहीं इलेक्ट हो पाए, तो फिर उसे कोलिएशन बनाना पड़ा अदर पार्टी से, शिवसेना वगैरह से उसे कोलिएशन करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप ये कोलिएशन गवर्नमेंट समझ में आ गया हो गया, मतलब जहाँ पे दो पार्टी मिल के गवर्नमेंट को फॉर्म करें। यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन भी आपका एंड में ग्लॉसरी में शायद दिया हुआ है। यस, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, एक अलायंस बना देना ग्रुप ऑफ और पार्टीज़ का। ठीक है, अलायंस बना देना, अलायंस मतलब कि ग्रुपिंग कर लेना। अलायंस formed by political parties after election when no party has been able to get adequate seat to form a clear majority। जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीतती, मतलब 272 उसके एमपीस उसके उस पार्टी के नहीं होते, सिंगल पार्टी के, तो फिर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ओके, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, बट आई होप, मैं कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ समझ में आए। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि पार्लियामेंट जो है उसका पहला फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना। ये हमने देखा कि कैसे वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। इलेक्शन होते हैं, एमपीज़ चुने जाते हैं, उन एमपीज़ में जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीज़ होते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है। उस मेजॉरिटी जो पार्टी होती है, उस मेजॉरिटी पार्टी में जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और कुछ उसी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनेंगे या मिनिस्टर्स बनेंगे, जिसे हमें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर ये देखिए जो दो बिल्डिंग्स हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये साउथ ब्लॉक है, ये नॉर्थ ब्लॉक है। 1930s की ये पिक्चर्स हैं। ठीक है, इस इधर साइड जो नॉर्थ ब्लॉक है इसमें प्राइम मिनिस्टर जी बैठते हैं, डिफेंस मिनिस्टर मतलब राजनाथ सिंह इस टाइम पे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इधर है। ठीक, और इधर कौन कौन है, होम मिनिस्ट्री मतलब अमित शाह जी बैठते हैं, और इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, तो इधर ये वाली बिल्डिंग किसकी है, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री और अदर मिनिस्ट्रीज़ की। ये वाली किसकी है, पीएमओ ऑफिस है, यहाँ पे डिफेंस है मिनिस्ट्री है, और यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। बस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव। अब राज्यसभा, लोकसभा का तो हमने देख लिया कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, और डिफरेंट मिनिस्टर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफरेंट मिनिस्टर्स बनते हैं। अब हम लोग राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने क्या बताई थी, 250, जिसमें 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं। प्लस 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से 12 मेंबर्स को राज्यसभा के मेंबर्स बनाता है। ठीक है, ओके, आई होप दिस मच क्लियर। राज्यसभा का इतना ही अभी अब दिमाग में रखिए कि राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है, जिसमें कि 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग आम नागरिक डायरेक्टली इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट करती है, प्रेसिडेंट चुनती है। अब क्या होता है कि राज्यसभा, मान लीजिए कोई भी बिल है, हमने बताया ना पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉज को बनाना, तो लॉज बनाने के लिए पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा जाता है, फिर राज्यसभा के मेंबर जब उसको पास कर देते हैं कि हाँ ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास फाइनल उसके लिए जाता है, और फिर प्रेसिडेंट जब अपना साइन करके वो कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये लॉ आना चाहिए, तब जाके लॉ बनता है। ये प्रोसेस है। ठीक है,
ना हमने देखा कि पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन क्या है, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट जो है जब सेशन में रहती है तो उससे पहले आता है क्वेश्चन आवर। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन आवर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में जब कोई क्लास स्टार्ट होती है किसी भी टीचर की, तो वो टीचर क्या करे, सबसे पहले वो क्या करे, 5 मिनट आपसे कल जो पढ़ाया उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर दे। तो वो क्या हो गया, एक तरह से 5 मिनट इज़ व्हाट, क्वेश्चन मिनट्स। उसी तरह पार्लियामेंट का जब कोई सेशन लगता है, सेशन मतलब मीटिंग जब होती है, तो उस मीटिंग में स्टार्टिंग का 1 घंटा किस लिए क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि सरकार से, जो सरकार है और जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने जवाबदेही दी जाती है एक तरीके से कि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज़, कोई लॉ बनाया तो ये ऐसे क्यों, आपका क्या है, सारी चीज़ें। तो एक तरह से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर रही है। तो MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसा वर्क कर रही है उसके बारे में जो अदर MPs हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह पार्लियामेंट जो है वो किसको कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स मतलब होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और इसको कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। जो भी उसकी वर्किंग होती है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके, उसकी शॉर्टकमिंग्स बता के, लोगों का क्या ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके, ये पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। तो और अपोजिशन पार्टी भी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डेमोक्रेसी एक सही तरीके से फंक्शन करे। क्योंकि अगर सपोज़ जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाने लग जाएगी तो वो तानाशाह बन जाएगी। तो उसको तानाशाह ना बनने से के लिए अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लॉ तो सही नहीं है, इस लॉ में ये थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए, नहीं आपका ये एक्शन सही नहीं, ये एक्शन के पीछे क्या रीजंस हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ताकि जो गवर्नमेंट जो बैठी है सरकार, वो सरकार अपने हिसाब से सब कुछ ना चलाए। ठीक, तो इस तरह से पार्लियामेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करने का है, गाइड भी करने का है। ओके, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। गवर्नमेंट को जो है फीडबैक भी मिलता है कि जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें जो MPs होते हैं या गवर्नमेंट जो होती है उसको ये भी पता चलता है कि हाँ लोगों का क्या ओपिनियन है किसी लॉ को लेके। लोग जैसे सपोज अब रेप हुआ, कोलकाता जो रेप एंड मर्डर केस हुआ, इसमें अब लोग जो है कि स्ट्रिक्ट रेप लॉ लाने की बात कर रहे हैं। तो अब जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें ये ज़रूर डिस्कस होगा, क्योंकि लोगों का ओपिनियन है कि भाई हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ कंट्री में लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ओपिनियन भी पता चलता है। इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस, पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ crucial for the government. MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding, informing parliament, and this is a key aspect of functioning of Indian democracies. Okay, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा ना। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अब कोई भी नया लॉ कैसे आता है, तो हमने ये चीज़ देखी कि कोई भी अगर न्यू लॉ लाना है तो उसके लिए पहले, जैसे कि सपोज सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में ही जो है मारपीट, जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो वहाँ के फीमेल मेंबर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है। तो ये चीज़ जब सोसाइटी में चल रही तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गया कि नहीं, एक जो है एक ऐसा लॉ आना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को रोक सके, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को सॉल्व कर सके। तो उसी से रिलेटेड फिर पार्लियामेंट में डिस्कशंस होंगे, कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस बिल के में डिस्कशन होगा,
पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, फिर लोकसभा उस बिल को अगर पास कर देगी तो वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के भी लोग उसको डिस्कस करेंगे, उनको वो चीज़ सही लगेगी तो उस बिल को, मतलब उस ड्राफ्ट को जो है वो पास करके फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उस हिसाब से जो है कोई लॉ आएगा। जैसे कि लॉ आया था क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, एक एक्ट आया था 2005 में जो कि औरतों को, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए एक कानून बनाया गया था। ठीक है, और ये तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 भी है, जेंडर इक्वालिटी, कि भाई समान अधिकार होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, वीमेंस को और गर्ल्स को एम्पावर करना, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। तो इस तरह से कोई भी लॉ आता है, हम सोसाइटी की कुछ शॉर्टकमिंग्स को देखते हैं, सोसाइटी में कोई चीज़ अगर सही नहीं लगती है तो वो पब्लिक ओपिनियन पार्लियामेंट तक पहुंचता है और पार्लियामेंट फिर उसके रिगार्डिंग लॉ को बनाती है। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नाउ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कुछ ऐसे अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज भी होते हैं जो कि लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है, लेकिन वो अनपॉपुलर हो और अनएक्सेप्टेबल हो। ठीक है, जैसे सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉ तो बना दिए पर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के हिसाब से देखा जाए तो वैलिड हैं, लीगल भी हैं, लेकिन लोग उसे एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं, जो है अनएक्सेप्टेबल है और अनपॉपुलर है। ठीक है, जैसे कि एक लॉ मान लीजिए बना कि म्यूनिसिपल लॉ बना ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। देखिए लॉ क्या बना कि जो स्ट्रीट वेंडिंग होती है, मतलब जो सड़कों पे लोग रेडी लगा लेते हैं, सड़कों पे जो है चाय की दुकान खोल दिया, मोमोज, बर्गर, इन सारी चीज़ों की शॉप्स जो खुलने जाती हैं छोटे छोटे ठेले पे, ये इलीगल है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं कि ये मेरी रोजी रोटी है, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते तो आप हमको जगह प्रोवाइड करिए, अगर जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हम तो यहीं पे लगाएंगे, हमारी रोजी रोटी है का सवाल है। तो ये इस तरह से, ये एक तरह से ये कैसा लॉ हो गया, एक तरह से पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ हो गया। कंट्रोवर्शियल मतलब कि सरकार कुछ और कह रही है लेकिन लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, सो अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, ये समझ में आया। So this is all about this chapter. I hope you all have understood this chapter very well. If you have any queries तो please do comment. आप comment में अपनी queries को ज़रूर बता सकते हैं. I will definitely reply. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.